अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है मोशनल ईएमएफ। हमने फैराडे लॉ पढ़ा, हमने लेंज़िस लॉ पढ़ा। फैराडे लॉ हमें बताता है कि भाई अगर किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होती है। लेंज़िस लॉ हमें समझाता है कि उस ईएमएफ की डायरेक्शन किस जानिब होगी। तो हमने लेंज़िस लॉ में क्या पढ़ा कि वो एजेंट जिसकी वजह से मैग्नेट मूव करता है, यानी जिसके जो आप या उसे करीब लेके आते हैं या उसको दूर लेके जाते हैं, उस पे हमेशा एक मुखालिफ फोर्स लगती है। यानी अगर वो मैग्नेट को आगे लेके जा रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसा करंट चलाएगी, उस करंट की वजह से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो उसे आगे आने से रोकेगी। और अगर उसे दूर खींच रहा होगा एजेंट तो तब भी फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगी, इंड्यूस करंट बनेगा, और जो इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगी। इसका मतलब उस पे हमेशा एक रेजिस्टिंग फोर्स लग रही है, या तो इसका मतलब हमें एक पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, अगेंस्ट द डेट फोर्स जो उसे मूव करने से क्या कर रही है, रोक रही है। यानी जब मैग्नेट करीब जा रहा है तो उसे करीब जाने से रोका जा रहा है, तो हमें उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर वो दूर जा रहा है तो उसे दूर जाने से रोका जा रहा है, तब भी हमें उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपके पास इसी दौरान जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस लूप मटेरियल की वजह से, क्यों बोला? क्योंकि जब करंट चलेगा, करंट का हीटिंग इफेक्ट आता है, तो वो आपके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका मतलब वहां पे थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। तो आपके पास मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है करंट की वजह से, वो थर्मल एनर्जी भी वहां पे पैदा कर रही होगी, जो इंडक्शन की वजह से करंट पैदा हो गया। तो अब आप मुद्दा समझ रहे हैं, अब आपको पॉजिटिव वर्क की कहानी समझ आ रही है, अब आपको थर्मल एनर्जी समझ आ रही है। ठीक होगी बात। अब इस चीज को हम समझते हैं कि जब आपने पढ़ा, हमने जब फैराडे लॉ पढ़ रहे थे कि जितनी तेजी से आप मैग्नेट को मूव करेंगे, इसका मतलब उतना ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास उतनी ज्यादा एनर्जी आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, यानी पावर का कंसेप्ट आ जाएगा कि आप कितने के वक्त में कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसी लिहाज से थर्मल एनर्जी उस लूप में पैदा होगी। तो अगर आपके पास आप मैग्नेट को तेजी से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब पावर ट्रांसफर ज्यादा है। अब जो आपने एनर्जी दी, जो आपने वर्क किया, वो लूप को भी गया और मैग्नेट सिस्टम पे भी गया। तो आपके पास वो सारा जो वर्क आपका किया हुआ है वो एंड होगा किस तौर पे? थर्मल एनर्जी के तौर पे। क्योंकि आपने जब वर्क किया, क्या आपके वर्क करने की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ? क्या इंड्यूस ईएमएफ आई, इंड्यूस करंट चला? उस करंट ने जब चलना है तो आपके किया गया वर्क बेसिकली अब वहां पे एक तरह से चार्जेस की मोशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब चार्ज मूव करेंगे तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट आएगा, तो वो आपके पास आपका किया गया वर्क इन थर्मल एनर्जी के तौर पे एंड हो जाएगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है चार्जेस बिल आखिर रुक जाएंगे, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी स्टोरी अब आपने समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब आप मैग्नेट को मूव करते हैं, आप एक वर्क करते हैं, आप उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो अब फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे वो ईएमएफ आ जाती है, तो आपका वो जो वर्क डन है वो फ्लक्स के चेंज के तौर पे चार्जेस तक पहुंचता है, जो उनके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो इसको मैथमेटिकल टूल भी इसका बनाएंगे कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा होता है। तो पहले यही समझ लेते हैं कि ये हमारे फ्लक्स के चेंज से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है उसका क्या ताल्लुक है, कि कैसे वो एनर्जी चार्जेस तक पहुंची। तो जनाब, अब आपके पास लेट से आपने एक रेक्टेंगुलर लूप समझा हुआ है, इसकी लेंथ एल है, तो आप इसकी विड्थ आप देख सकते हैं, दैट इज द बी। इसकी आप मैग्नेटिक फील्ड की जो आपने लगाई हुई है, दैट इज द वी विड्थ में लगी हुई है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। अगर मैं इसे पुल करता हूं तो इसका मतलब इसमें फ्लक्स चेंज होगा। क्या इसके फ्लक्स की जो चेंज है वो अब इसमें क्या पैदा करेगी? ईएमएफ पैदा करेगी। अब जरा बताएं, जब मैं इस लूप को खींच रहा हूं तो क्या मैं वर्क नहीं कर रहा? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस पे एक मैकेनिकल वर्क किया है। ठीक है,
अब आप अगर इसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ खींचते जा रहे हैं तो आपके पास इसका मतलब ये होगा कि अब इसमें फ्लक्स मुसलसल चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही होगी, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट चलेगा। तो अगर आप उस करंट के देखो तो वो अब आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज करंट बन रहा है, ठीक है। अगर आप इस पे क्या है जनाब फोर्स निकालते हो तो आप देखोगे कि वो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होगी उस फोर्स के जो मैं लगा रहा हूं, जो एजेंट लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पावर का फार्मूला, जनरल फार्मूला जानते हैं, एफ डॉट वी है। एफ यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, तो पहले तो मुझे एफ कैलकुलेट करनी चाहिए ना, ताकि मुझे पता चले कि एफ है कितनी। तो अगर आप लूप को राइट की जानिब मूव कर रहे हो तो बताओ लूप का एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो आपके पास जैसे जैसे आप लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, वहां पे करंट बनेगा और वो आपके पास करंट जो है वो फोर्स की वजह बनेगा। तो अब आप इस बेसिक कंसेप्ट को समझ गए। मैं दोबारा जल्दी जल्दी रिपीट करता हूं। आपने लूप को बाहर खींचा मतलब आपने वर्क किया, ठीक है। अब आपका जो वर्क है वो उसको मैं बाद में रिलेट करता हूं। अब आप जानते हैं पावर क्या होती है, एफ डॉट वी होती है। तो यहाँ पे आपने जिस वेलोसिटी से खींच रहे हैं दैट इज द वी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हैं, फोर्स कितनी होगी। तो अब मैं कह देता हूं कि जो इस लूप में फोर्स लगेगी, क्योंकि आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे हैं तो सम ऑफ फोर्सेस क्या होना चाहिए, जीरो। वेरी गुड। तो अब आपके पास जब सम ऑफ फोर्सेस जीरो है कांस्टेंट वेलोसिटी होने के नाते, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो मेरी लगाई गई फोर्स के मैग्नीट्यूड में बराबर होगी और डायरेक्शन में अपोजिट होगी। तो ये सारी कहानी खड़ी हो गई किसके ऊपर, कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर, कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सम ऑफ फोर्सेस जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो जाएगा। मेरी लगाई गई फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए, ताकि आपके पास वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सके। तब आप फार्मूला देखोगे कि पावर का P इक्वल टू एफ वी, और यहाँ पे एफ मैं कौन सी ले लूंगा, मैग्नेटिक फोर्स की। अब मैंने इसकी बेस क्या बनाई कि आपके पास चूंकि एरिया कम हो रहा है, फ्लक्स में कमी आ रही है, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसका मतलब ईएमएफ आएगी, ईएमएफ की वजह से करंट चलेगा। तो अब मुझे करंट की डायरेक्शन पता है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो अब आप लूप की चारों साइडों पे फोर्स देख सकते हो। जरा देखें तो आपके पास पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि फोर्स का कौन कौन सी मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फैराडे लॉ के लिए अब आपके पास x इज द लेंथ है जो लूप के अंदर है, तो आप कहोगे कि जो एरिया बनेगा दैट इज L इंटू एक्स, यानी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप का कितना हिस्सा है x और आपके पास लूप की चौड़ाई कितनी L। तो इस जगह पे जो अब आपके पास एरिया होगा लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है दैट इज LX। तो अब आप जानते हैं फ्लक्स का फार्मूला फाई बराबर होता है किसके, बी ए के, एरिया की जगह क्या लिखा जा सकता है, एल एक्स। और हम जानते हैं कि भाई फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, आपके पास एक्स डिक्रीज हो रहा है। तो हम फ्लक्स की चेंज को क्या लिख सकते हैं, बी एल एक्स डी ओवर डी टी के साथ, क्योंकि अब बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लूप का एरिया कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट है, तो एक्स में कमी आ रही है ना, तो मैं डी एक्स ओवर डी टी देख देता हूं। और इसको तो आपने वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, तो क्या हम इसे बी एल वी कह सकते हैं, क्योंकि dx ओवर dt वेलोसिटी होता है। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई दैट इज बी एल वी। B is the magnetic field, L is the length of the loop and the V is the velocity of the loop। अब यहीं से करंट देखना हो तो आप कहोगे E over R, तो आप EMF की वैल्यू जानते हो, BLV over R लगाया जा सकता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे पैदा होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पता है और इंड्यूस्ड करंट की कीमत भी पता है। अब असल तो मुद्दा वो है ना कि हमने वर्क देखना, हमने पावर देखनी है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो अब आपने क्या किया, यहां से एफ रिफ्लेक्टिंग फोर्स देखनी है, तो आप राइट हैंड रूल लगाओगे। आई आपको मालूम है, अगर मैं पहले टॉप एज की तरफ देखूं, टॉप वाली साइड की तरफ देखूं, तो करंट आपका राइट पे, फिंगर्स आपकी इनवर्ड नॉर्मल, पाम पे एक नॉर्मल लगेगा F2 जो अपवर्ड आएगा। इसी तरीके से जरा F1 वाली साइड पे देखो तो करंट अपवर्ड आ जाएगा।
थंब अपवर्ड हो जाएगा, फिंगर्स इनवर्ड चली जाएंगी, हथेली पे एक नॉर्मल लगेगा, वो आपके लेफ्ट की जानिब आएगा, दैट इज डायरेक्टेड F1। F3 को देखो, आपका करंट आपके लेफ्ट की जानिब होगा, ठीक है, और आपके पास पाम आपकी इनवर्ड हो जाएगी, हथेली पे नॉर्मल लगेगा डाउनवर्ड। अब आप कह सकते हैं कि भाई आपके पास तीन फोर्सेस आ चुकी हैं, F2 और F3 को देखा जाए तो ये मैग्नीट्यूड में सेम होंगी और डायरेक्शन में अपोजिट, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो F1 ये वो फोर्स निकलेगी जो मेरी लगाई गई फोर्स के मुखालिफ है। तो मैंने जैसे शुरू में बताया, चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो F1 उतनी होनी चाहिए जितनी मैंने फोर्स लगाई थी। तो आपने ये कह दिया कि F बराबर है -F1 के। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मैग्नीट्यूड F1 का अगर देखें तो आप देख सकते हो कि भाई आपके पास जो B और L के बीच में एंगल है वो कितने डिग्री चल रहा है, 90 डिग्री चल रहा है। तो आप कहोगे F इक्वल टू आई एल बी साइन 90, तो साइन 91 हो जाएगा, आई एल बी आ जाएगा। करंट मैं जानता हूं बी एल वी ओवर आर मैंने निकाला था, आई की ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करोगे तो वो आपके पास बन जाएगा बी एल वी ओवर आर ब्रैकेट में, और एल बी फार्मूले का आ जाएगा बी स्केयर एल स्केयर वी ओवर आर आ जाएगा। तो ये वो फोर्स की वैल्यू आ गई जो आपने देखा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लगा रही होगी, ठीक है। अब आप इसे अगर रेट के कंसेप्ट देखें कि रेट ऑफ वर्क क्या यानी पावर क्या है, तो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी है, एफ की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, उसे V से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाई आर आ जाएगा आपके पास। बात समझ आ गई। तो आपके पास थर्मल एनर्जी क्या है, मैंने समझाया था कि जितनी आप पावर डिलीवर करेंगे वो चार्जेस चलेंगे, एट द एंड वो सारी चार्जेस ने रुक जाना है, उन्होंने मटीरियल के रेजिस्टेंस की वजह से अपनी एनर्जी खर्च कर देनी है। तो वो आपके पास P इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो आप उसे लिखेंगे सेम पैटर्न पे आई स्केयर आर, तो वो आपके पास बनेगा बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाई आर, सेम उसी कंसेप्ट से। तो आप देखो जितनी एनर्जी, जितना पावर आपने सप्लाई किया था क्या उतना ही कंज्यूम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसी रेट पे, जिस रेट पे आप वर्क कर रहे हो उसी रेट पे वो कंज्यूम कर रहा है। तो आपका मतलब ये हुआ कि आप जो वर्क करते हो उसको पुल करने में वो सारे का सारा अपीयर हो जाता है थर्मल एनर्जी इन अ लूप में। तो ये एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आ रहा है आपके पास कि आपके पास, आपको पता चला आई करंट है, रेजिस्टेंस आर है, तो आपने आई की वैल्यू तो निकाल ली थी, तो आपने थर्मल एनर्जी देखी कि वहां पे लूप में थर्मल एनर्जी इतनी होगी, जो एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी जो खर्च करने का है। फिर आपने देखा कि रेट ऑफ एनर्जी जो सप्लाई किया जा रहा है वो भी उतना है। तो इसका मतलब जो आप रेट सप्लाई कर रहे हो एग्जैक्ट उतना ही लूप वहां पे खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वर्क करते हो लूप को खींचने में मैग्नेटिक फील्ड में, जो जिस रेट पे करते हो आप, उतनी ही थर्मल एनर्जी आपके पास लूप में वहां पे जाहिर हो रही है। तो आपके पास ये कंसेप्ट आ जाता है जिसे हम मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट देते हैं। तो जनाब ये हमारा टॉपिक था। आपने देखा क्या, हमने पहले देखा कि जनाब आपके पास मोशनल ईएमएफ के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने कहा कि भाई हम जो वर्क करेंगे उसको पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने वहां पे एक लूप कंसीडर किया, वहां पे हमने मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला देखा, मोशनल ईएमएफ कह लें उससे क्योंकि मोशन की वजह से इन्वॉल्व हो रहा था। फिर हमने करंट देखा, फिर मैंने देखा मेरे लूप पे लगने वाली फोर्स और जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो चूंकि इक्विवेलेंट एंड अपोजिट है, चूंकि लूप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो तब मैंने देखा कि वो फोर्स कितनी आ जाएगी। उस फोर्स की वजह से मैंने जो एनर्जी सप्लाई कर रहा था, जो मैं वर्क कर रहा था वो निकाला, किस रेट पे कर रहा था, बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाई आर पे। फिर मैंने उसे आई स्केयर आर यानी करंट के रूल से उसकी पावर कंजम्पशन देखी, तो वो भी आपके पास कितना आ गया, बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाई आर, चूंकि दोनों फार्मूला सेम आ चुके हैं। तो इसका मतलब जो एनर्जी, जो वर्क डन मैं सप्लाई कर रहा था लूप उसी फार्मूले, उसी क्वांटिटी से एनर्जी को थर्मल एनर्जी में ले जा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। ठीक हो गया जनाब। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।